एक्सपर्ट्स आज फिर हमारे साथ होने वाले हैं। तो मैं अभी शुरू में जो कह रहा था कि वीरू नाश्ते में क्या खा रहे हैं, तो इस प्रोमो की मैं बात कर रहा था। चलिए, लेकिन बता दें आपको कौन से वो दमदार एक्सपर्ट्स हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। फंडामेंटल राय जानेंगे हम प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान से। जी हाँ, साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी, मुदलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट चंदन थापड़िया, LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुतिया होंगे, कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल, और साथ ही साथ kiranjadhav.com के किरण यादव हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको एक टेक्निकल, फंडामेंटल और साथ ही साथ डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज वायदा एक्सपायरी है अप्रैल की। लेकिन देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है और मुनाफे की तैयारी में सबसे पहले वक्त होता है वॉल स्ट्रीट के आंकड़ों को समझने का, क्रूड के आंकड़ों को समझने का, और शायद आज एक और चीज़ जिस पर हमें फोकस करना है हेमंत, वो है डॉलर इंडेक्स। लेकिन एक बात है हेमंत, उससे पहले आप देखिए हैंग सेंग कहां से कहां आ गया, एसएस निफ्टी कहां से कहां आ गया, इस पर प्रभाव क्या होगा डॉलर इंडेक्स की इस मजबूती का? दरअसल यूरो कमज़ोर हुआ है और उससे ग्लोबली स्लो डाउन की चिंताएं कल बनी, और उसके चलते देखिए जब यूरो एक बड़ी करेंसी कमज़ोर होती है तो फिर डॉलर जो है वो उसके अगेंस्ट में मजबूत होने लगा। 98 के आसपास ये पहुंचा। ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन आप देखिए इस समय एशियाई बाज़ारों से हम संकेत ले रहे हैं, खासतौर पर SGX निफ्टी जो है वो वहाँ से संकेत ले रहा है। किसी भी वक्त हम हरे निशान में आ जाएंगे अगर हांगकॉन्ग के मार्केट्स में और अच्छा सुधार देखने को मिला। हमारा फोकस रहने वाला है आज एक्सपायरी पर, और कल जिस तरह से जो शॉर्ट करने वाले हैं वो ट्रैप हुए, और अब आप देखिए संकेत सुधरते जा रहे हैं। सुबह सुबह 7 बजे के आसपास एक बार जब SGX निफ्टी खुला तो 50 अंक नीचे खुला, और आप देखिए वहाँ से किस तरह से धीरे धीरे करके SGX निफ्टी सुधर रहा है। अब 10 अंक ही नीचे रह गया है। हांगकॉन्ग का बाजार जो करीब 60-70 पॉइंट नीचे था, देखिए वो वहाँ से सुधर रहा है। तो ये संकेत जो है वो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे सुधर रहे हैं। ये अच्छी बात मुझे नज़र आ रही है। अच्छी बात ये भी है कि देखिए 3 दिन पहले जो कच्चा तेल भागा था और सब लोगों को लगा कि 80 पहुंच जाएगा, ये 75 से वापस घूम गया है, और देखिए 74.5 के आसपास इस समय कारोबार कर रहा है। तो अभी भी मंदी करने वाले फंसे हुए हैं। कल सेकंड हाफ में इतनी स्विफ्ट एक मूव आया, दिन भर हमने दायरे में बिताया, और उसके बाद फिर आज नज़र तो वीरू एक्सपायरी पर ही रहने वाली है। ये बताइए, आपने जो पोल कंडक्ट किया उसमें ज़्यादातर जानकार क्या मान रहे हैं, एक्सपायरी कहाँ हो सकती है? उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। जी हाँ, एक बार पोल के आंकड़े देखते हैं हेमंत, और कल के गेन को एक्सटेंड करने के साथ, थोड़ा सा एक्सटेंड करने के साथ जो मैंने पोल किया, मत ये निकल के आ रहा है कि निफ्टी की एक्सपायरी जो है ना हेमंत, वो 730 से लेकर 760 के दायरे में हो सकती है। क्योंकि जब मैंने बात की तो 730 की तरफ झुकाव काफी था। ये 30% जो लोग देख रहे हैं ना आप हेमंत, उसमें से भी ज्यादा का झुकाव था 730 की तरफ, और ये 740 से 780 का जो दायरा है वो 40% में से ज्यादा का झुकाव था 760 की तरफ, 770 की तरफ। तो जो पोल है उसमें निफ्टी के लिए पॉसिबल है 730, 760 इस रेंज में एक्सपायरी हो सकती है। और निफ्टी बैंक में याद रखिए 30,000 एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है जिसको शायद अभी आज इन परिस्थितियों में पार करना मुश्किल होगा। इसीलिए इससे थोड़ा सा पीछे हेमंत, लगभग 29,800 से 29,900 की रेंज में 50% जिन लोगों से हमने बात करी, उनका परामर्श लिया, वो कहते हैं कि इस रेंज में ये एक्सपायरी हो सकती है। तो इस रेंज को आप देखते हुए अपनी रणनीति, शॉर्ट स्ट्रेंगल की जो होती है, कॉल बेचिए, पुट बेचिए, एट द मनी कॉल बेचिए, एट द मनी पुट बेचिए, वो आप बना सकते हैं। मतलब तो ये थे आज के हमारे पोल के आंकड़े। बिल्कुल, तो ये इस पोल पर रहेगी नज़र आज दिन भर, और सेकंड हाफ में एक मजबूती और देखने को मिल सकती है फिर। लेकिन ये बताइए निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है? जी हाँ, देखिए हेमंत, निफ्टी का डेटा स्ट्रांग है, और याद रखिए जो हमने कल अप्रोच ली थी हेमंत, उसके पीछे कारण क्या था और कल के सेशन का क्रक्स क्या है, जरा एक बार डायरेक्टर साहब पूरे के पूरे संकेत लेके आइए। मैंने जो ग्लोबल संकेत है जैसे कि हेमंत ने आपके सामने रख ही दिए कि डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है, क्रूड कहां पर है, वॉल स्ट्रीट पे कल क्या हुआ। FIs के आंकड़ों को मैं बेहतरीन श्रेणी में प्लेस करूंगा, और FIs के आंकड़ों को मैं बेहतरीन श्रेणी में इसलिए प्लेस कर रहा हूं हेमंत, क्योंकि इन्होंने बाजार को एक बार फिर से, देखिए ये बाजार 20 डेमा तोड़ के 50 डेमा पे जा सकता था, एक बड़ी गिरावट थी, लेकिन ना, 20 डेमा पे आकर इन्होंने बाजार को एक बहुत डिसेंट लेवल पे फिर पिक कर लिया। कैसे पिक किया ये देखिए, कैश में हेमंत 974 करोड़ रुपए की बाइंग, इसके अगेंस्ट DIs की लगभग 657 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। आप ये देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स, 441 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा और 12,195 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, यानी हेमंत
2 सेशन में एफआईज ने 1600 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, याद रखिए। सही और कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 30,000 लॉन्ग है। अच्छा, ऑप्शंस में क्या किया? ऑप्शंस में एफआईज ने थोड़ी सी पुट शॉर्ट करी है, जो कि मेरे को एक भरोसा देती है कि कल का जो मोमेंटम है वो फिजल आउट नहीं होगा। कल करीब 7,000 पुट शॉर्ट हुई। और याद रखिए, स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने कुछ अच्छे स्टॉक्स पे जोर आजमाया है। 382 करोड़ रुपए की बाइंग और 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। अच्छा, आज के सेशन को हम कैसे अप्रोच करें? एफआईज की डेटा अव्वल दर्जे के 20 डेमा पे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बाजार को फिक किया, एक बहुत अच्छे लेवल पे। निफ्टी की कॉल्स लेके आइए। देखिए, सबसे बड़ा कल की जो घटना थी ना, एफआईज ने पिक किया बाजार को, 700 का कॉल राइटर बैकफुट पे आ गया और 550, 580 और इनफैक्ट 20 डेमा को हमने रिस्पेक्ट दिया। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ा ओआई खड़ा है इस वक्त लगभग 27 लाख का 800 की रेंज में। हालांकि वो कॉल राइटर भी बैकफुट पे था, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि 780, 790 बहुत मुश्किल रहेगा अभी पार करना, स्पेशली आज के सेशन में। इन आंकड़ों को देखते हुए नीचे पुट्स पे आइए। सबसे बड़ी बात क्या हुई कल? बड़ी बात यह हुई कि 11,700 पे हेमंत पुट राइटर आके फिर खड़ा हो गया और वो ये कह रहा है कि बॉस, आज का सेशन मैं 680 को स्लिप होने नहीं दूंगा, मैं 710 को स्लिप होने नहीं दूंगा। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 24 लाख का। यानी मैं मानता हूं कि देखिए, आज के सेशन में आपको अपने मुनाफे, अगर आपने कल बुक कर लिया तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नहीं बुक किया है तो याद रखिए 655 और 663 ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसको रखने दीजिए। ये सेशन आ सकता है लगभग 740 से 760 की रेंज में क्लोज हो सकता है। एक्सपायरी आज है, लेकिन हेमंत, जब हम चार्ट्स की रीडिंग करते हैं, याद रखिए 745 से 755 के बीच में एक छोटा सा गैप है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का और कल का सेशन दोनों क्रिटिकल है। ये पुल बैक कहां तक एक्सटेंड कर सकता है? अगर इस दायरे को हमने पार किया तो 824 और 830 की पॉसिबिलिटी फिर बन जाएगी। ये उनके लिए गाइडेंस है जो कि अपनी प्रॉफिट्स को इस बाजार में खड़ा किए हुए हैं अब तक। तो ये 10 पॉइंट का दायरा, याद रखिए, सबसे बड़ा दायरा है और लेवल टू वॉच है हेमंत। ठीक बात है। अब ये बताइए, अब ये मई सीरीज में जिस तरह से माहौल बना, आप देखिए कई बार मंदी करने वालों ने 11,550 को जाकर चैलेंज करने की कोशिश करी और उसके बाद भागा बाजार ऊपर। एक कदम पीछे हटते हैं, हम ज़रूर हटते हैं कच्चे तेल को देखकर, लेकिन फिर 2 कदम आगे भाग जाते हैं। ये जो संकेत दे रहा है, फिर 12,000 की तैयारी अगली सीरीज में आपको लग रहा है अब हो जाएगी पक्के से? डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? देखिए एमन, जो मैंने शुरू में बात की ना कि ये जो आपका प्रश्न था, इसका अगर आप देखें सबसे बड़ा जो आंसर है, मैं यही कहूँगा कि 20 डेमा को हमने नहीं तोड़ा और एफआईज ने आके पिक कर लिया इस बाजार को फिर से। ये सबसे अच्छी बात थी हेमंत, सबसे अच्छी बात है। देखिए, इस सीरीज में 12,000 सबसे बड़ा, अगर आप देखें, कॉल ऑप्शन का पॉइंट था, हम उस तक नहीं गए। लेकिन याद रखिए, मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ हेमंत। यहाँ पर 2009 और 2014 निफ्टी बैंक ने वो किया है कि शायद आप अचंभित रह जाएंगे कि इसने क्या कर दिया। और अच्छी बात है कि निफ्टी बैंक बैकफुट पे आया, बहुत सारे स्टॉक्स चल चुके थे, बहुत अच्छा HDFC, एक्सिस, ICICI बैकफुट पे आया, एक जगह पॉइंट पर इसने रेस्ट लिया 20 डेमा के आसपास, थोड़ा सा नीचे आके, और फिर इसने फुल पुल बैक दिया। अच्छा, मैं हेमंत आपको बताऊं निफ्टी बैंक में हुआ क्या। निफ्टी बैंक में कल आकर 29,500, 29,600, 29,700 की रेंज में फिर पुट राइटर आके बैठ गया। और मैंने जो इनफैक्ट जो कल्पना की थी ना कल की 900 तक आ जाएगा, ये आया वहां तक। इसके आने का वहां पे तरीका बहुत अच्छा था। इसने 30,000 के कॉल राइटर को चैलेंज किया, ये बैकफुट पे आया, 2 लाख अगर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में कम हुए। पुट राइटर को देखिए हेमंत, कहां बैठा था पुट राइटर, बड़ा कंफर्टेबली आके कल कहां बैठ गया। उसने कहा बॉस 20 डेमा को मैं सरेंडर नहीं होने दूंगा आप। और आप देखिए पुट राइटर कहां पर आके बैठा, वो बैठा 29,500 पे, वो बैठा 29,600 पे, वो बैठा 29,700 पे। तो यही आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, 29,600 का। याद रखिए, इस सेशन में भले ही एक्सपेक्टेशन आप बहुत मत रखिए, लेकिन जहां 30,020 पार हुआ, जहां 30,020, 30,050 पार हुआ, तो आज कल के सेशन में निफ्टी बैंक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। और एक और बात मैं यहां कहूंगा हेमंत, कि इस वक्त निफ्टी से कहीं अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निफ्टी बैंक रखता है। स्टॉप लॉस मैनेज कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए, स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स। सही बात है। तो बाय ऑन एवरी डिप वाला मार्केट है आप, और 12,000 की तैयारी अब की बार, 12,000 अगली सीरीज में तो होगा। और ये देखिए प्री इलेक्शन रैली है, उसी को आपको राइड करना है। अगर आप कोई बहुत भयंकर वाली मंदी में आ जाएंगे तो आपने देखा मार्केट ने मंदी करने वालों को किस तरह से बाहर फेंका है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं मार्केट को। राजेश सतपुते साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं LFS सिक्योरिटीज से। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है आपका?
हेमंत, ये भयंकर वाली मंदी क्या होती है? ये आजकल जब Aggressive कच्चा मंदी। तेल, हाँ भयंकर मतलब बड़ी एग्रेसिव वाली। मंदी। हाँ जी। नहीं, ये बात मैं भी मानता हूँ, ये भयंकर वाली मंदी मत करना। हाँ। क्योंकि ये मार्केट एक रनिंग करेक्शन देता है और रनिंग करेक्शन के बाद इसका जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, सही है। उसमें बड़ा कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं है। जैसे वीरेंद्र ने भी कहा, ऑप्शंस का डेटा भी ज़्यादा बेरिश नहीं होता, छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है, वो बात अलग है। एट द सेम टाइम कल भी हमने जिस तरह से निफ्टी को आंका था, हमने यही बोला था कि 11,600 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे। उसमें एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करूँगा, कल हमने निफ्टी का 11,600 का कॉल जो हमने दिया था, करीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज एट 35 रुपीज़, एंड वो कल जाके 135 पे क्लोज हुआ। सो दैट वाज एन एक्सेलेंट सुपर कॉल हुआ था वो। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने कल का एक मुंह पकड़ा था, आज चूंकि एक्सपायरी है तो एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव, ये मेरा आज का स्टांस होगा। तो मैं चढ़ के बाय नहीं करूँगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा। अगर बाज़ार थोड़ा कूल होता है, अगर मुझे यही निफ्टी थोड़ा सस्ते में मिलता है, मैं यहाँ पे मैं स्पॉट लेवल की बात नहीं करूँगा, मैं फ्यूचर लेवल की बात करूँगा, ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर मुझे 11,680 के आसपास निफ्टी मिलता है, यानी थोड़ा अगर ठंडा होता है, सही है, तो मैं बाय करूँगा। एट द सेम टाइम ऊपरी तौर पर 11,780 का टारगेट होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 11,780 सुबह मिलेगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है। अगर डिप होगा तभी जाके मैं बाय करूंगा। 11,680 पे बाय होगा, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और स्टॉक्स कौन से आपको पसंद है? देखिए, दो कॉल्स मुझे बहुत पसंद है। जो हमारा फेवरेट है इस सीरीज का, इंडिगो, मुझे लगता है कि आज वो चलेगा। आपने हर लेवल पर का आप खरीदिए, और हर क्या लेवल। जबरदस्त कॉल था। इस पूरी सीरीज में इसने पैसा बना कर दिया है, तो सीरीज के आखिरी दिन भी पैसा बना कर देगा। करना तो चाहिए हेमंत, क्योंकि जिस तरह से उसमें एक मोमेंटम था, मोमेंटम के बाद जिस तरह से उसमें एक रिएक्शन यानी एक कूलनेस आया, आज एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है आज फिर से उसका जो ट्रेंड है वो रिज्यूम होगा। सबसे बड़ी बात है हेमंत, जिस टाइम अगर आपको याद है, जिस दिन वो भागा था, जो वो जो ब्रेकआउट लेवल था, वो ब्रेकआउट लेवल कल इसने टेस्ट किया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी इसका डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड है। सो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1,440। आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 1,510। अगर मैं सही हूँ और यहाँ से रैली और कंटिन्यू होती है तो ये 1540 तक भी जा सकता है। तो इंडिगो लुक्स फेयरली डिसेंट एट दिस प्राइस। एट द सेम टाइम आईटी पैक में मुझे लगता है जिस तरह से ट्रैक्शन है, आप देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, और एडिंग टू दैट एचसीएल टेक विच इज़ माय फेवरेट। तो मुझे लगता है एचसीएल टेक के साथ मैं जाना चाहूँगा। मेरा स्टॉप लॉस 1120 का होगा, 1174 ये आज का टारगेट होगा। ठीक बात है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और प्रकाश दीवान साहब आ रहे हैं थोड़ी देर में, आप ही के साथ बैठेंगे बगल में, और वो भी मुझे याद है इंडिगो पर बहुत ही समय से बुलिश हैं और बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा। अच्छा, आज मैंने इसको अपनी स्टॉक 2020 की टीम में भी शामिल किया इंडिगो को। मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग मूव में आना चाहिए। जो कच्चे तेल को देखकर हमने 2 दिन से कहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खरीदो, और क्या देखिए भागी हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी। डायरेक्टर साहब दिखाइएगा, एचपी, बीपी, आईओसी, ये गिरी एक दिन और 2 दिन आप देखिए बढ़ी हैं, और जो गिरी थी वो सारी भरपाई इन्होंने 2 दिन में कर दी है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं एक प्रोमो भी है, तो चला दीजिए डायरेक्टर साहब, दिखा देते हैं। उसके बाद आशीष और सुमित हमारे साथ तैयार होंगे और वो बताएंगे आपको कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या बात हुई है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से आपके चैनल। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अब कल के बाद अब तेजी देखने को मिलेगी, और कल भी देखिए क्या ज़बरदस्त रैली एचपीसीएल में बनी। आज देखिए बीपीसीएल, आईओसी भी 1-1% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। एचपीसीएल में थोड़े से एक बॉटम आउट फॉर्मेशन बने, 250-51 का सपोर्ट लगा के 268-270 तक के लिए बाउंस के लिए पे किया जा सकता है। गेनर्स आपको दोबारा दिखेंगे, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। तो ये था एग्जैक्टली हमने याद रखिए इंडिगो पे क्या अप्रोच रखी थी, उसका एक इंस्टेंस था। हेमंत की टीम में आज है, और मैं एक बात कहना चाहूंगा हेमंत, इसने कल एक बहुत क्रिटिकल लेवल से पुल बैक दिया है। ये जो 1440 था ना, कल की लोअर शेडो का बड़ा होना, वो ये इंडिकेट करता था कि एक लेवल पे आके बाजार ने इस पे इंटरेस्ट दिखाया और वहां से चल गया स्टॉक। तो बहुत अच्छे लेवल से इसने पुल बैक दिया है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं नतीजों की। हमने बात की निफ्टी की, अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की, मेहमानों की, आज की कॉल्स की, लेकिन अब बात करते हैं नतीजों की एग्जैक्टली। और भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस की कंपनी कैसा नतीजा देखी गई, पहले जरा नतीजों को समझते हैं। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, मॉर्निंग। नंबर्स कैसे लग रहे हैं आशीष, प्राइमा फेसिया देखें तो? हाय, गुड मॉर्निंग। नंबर तो वीक है, और
दिक्कत रहेगी स्टॉक में आज, क्योंकि चौथी तिमाही के नंबर्स तिमाही दर तिमाही अगर कंपेयर करूं तो एक्सपेक्टेशंस थी एक फ्लैटिश रेवेन्यू परफॉर्मेंस की, पर उम्मीद कर रहे थे 1% का उछाल। दरअसल 1% की कमी आपको रेवेन्यूज में नजर आएगी, और यह बावजूद इसके कि एग्जिट कैंसिलेशन पेनल्टी जो है वो बड़ी है। हमारी उम्मीद थी 55 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ रुपए होंगी, 99 करोड़ रुपए वहां से मिले हैं, उसके बावजूद रेवेन्यूज में दबाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, मार्जिन में जरूर 100 बेसिस पॉइंट्स का उछाल है, पर ध्यान रखें ये वो एनर्जी स्प्रेड जो इंप्रूव हो रहे हैं उसके चलते मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। अदरवाइज कोर मार्जिन भारतीय इन्फोटेल के और वीक हुए, और इसीलिए मुनाफा 6-6.5% गिरता हुआ। उम्मीद थी 640 करोड़ के मुनाफे की, आया 607 करोड़ का। एक और इशू, एवरेज टेनेंसी लगातार गिरावट है, और इस बार भी और दबाव आया है। 1.89 पिछले क्वार्टर से 1.88 हो गया है। पिछले साल से कंपेयर करूं इसी क्वार्टर के तो 2.3% पे थी, तो वो प्रेशर अभी भी एवरेज टेनेंसी का कंटिन्यू होता हुआ, और टेनेंसी एग्जिट जो है इस क्वार्टर में क्यू ऑन क्यू उछले हैं 60% के आसपास। और अब तो डर वो है जो फर्दर रैशनलाइजेशन होना है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, वो और दबाव आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है नंबर्स कमजोर और शायद एक नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक पर आज। तो नंबर्स थोड़े ढीले नजर आ रहे हैं। सुमित भी हैं हमारे साथ, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स हैं? सुमित बताइए। देखिए हेमंत, CLSA की तरफ से एक रिपोर्ट आई है भारतीय इंफ्राटेल पर, एक स्ट्रांगली सेल साइड पे उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं वो उस पर दिए हैं। डाउनग्रेड किया है सेल पे आउट परफॉर्म से स्ट्रेट अवे, और टारगेट्स जो हैं उनको 300 से घटा के 285 किया गया है। 2-3 चीज़ें उन्होंने भी बोली है। सबसे पहले टेनेंसी, इसके भी आशीष बात कर रहे थे कि टेनेंसी का एग्जिट जो है जो 60% बड़ा है वो एक स्ट्रांगली नेगेटिवली इनके लिए प्ले कर सकता है आने वाले टाइम में। उसके अलावा FY 2021 की जो EPS है उसे भी 2 से 2.5% के आसपास रिड्यूस किया गया फर्दर, तो वो 2 से 4% का रिडक्शन आगे चल के कंपनी के जो नंबर्स हैं उस पर वे डाउन करेगा, और शायद उसी के लिहाज से बाजार को नेगेटिवली आज मल्टीपल देता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी फर्दर डाउन साइड इस शेयर में आ सकता है। तो हो सकता है इस शेयर में गिरावट रहे इस रिपोर्ट के आधार पर भी और नंबर्स के आधार पर भी। नंबर्स कमजोर, रिपोर्ट कमजोर, चार्ट्स पर भी क्या कमजोर है या बाउंस बैक दिखाएगा? इनफैक्ट मुझे लगता है कि कल जो बाउंस बैक उसमें हुआ है, वो जो करेक्शन हुआ उसका एक पुल बैक था। अगर आज ये न्यूज़ निगेटिव है तो मुझे लगता है ये 285-290 इसका जो लोअर लेवल है ये एक बार के लिए टेस्ट करेगा। 285-290 कल का क्लोज 302 का है। ओके। शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी मुझे सही में नहीं लगता है, मे भी गैप डाउन ही होगा, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि 285 के आसपास इसका 200 DMA लेवल है। मुझे लगता है इसमें ये एक कमेंट मैं और जोड़ना चाहूँगा, अगर ये 285 का लेवल तोड़ेगा हेमंत, देन इन दैट केस मैं 240-250 की बात करूँगा। चलिए, तो 285 का लेवल बड़ा क्रिटिकल है, याद रखिएगा इस स्टॉक के लिए। अच्छा, अब भारतीय इन्फोटेल के बाद बात करते हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग के नतीजे कैसे रहे। आशीष, नंबर्स कैसे लगे आपको? हाँ, 2 निफ्टी कंपनी से हमें रिएक्ट करना है, भारतीय इन्फोटेल और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। और यहां पे भी नंबर्स जो है वो हेडलाइन नंबर्स तो बिलो एस्टिमेट नजर आएंगे। तो NII 5.8% सुधरी, 7.5% सुधरने की उम्मीद थी। मुनाफा 7% गिरा, 2.5% गिरने की उम्मीद थी। तो जहां हम उम्मीद कर रहे थे 1050 करोड़ रुपए की बॉटम लाइन आएगी, मुनाफे का आंकड़ा आएगा, आया 1000 करोड़ रुपए का है। तो ये हेडलाइन नंबर्स। एसेट क्वालिटी में भी माइनर डिटोरिएशन है, पर वो माइनर है। ग्रॉस NPA 9 बेसिस पॉइंट्स और नेट NPA 10 बेसिस पॉइंट्स का तिमाही दर तिमाही इजाफा दिखा रहे हैं। पर इशू जो दिक्कत है वो दरअसल है कि पहली बार इस कंपनी की जो बुक है वो डीग्रो करी है। ईयर ऑन ईयर देख लीजिए, क्यू ऑन क्यू कंपेयर कर लीजिए, तो वो जो दिक्कत है वो आउट ऑफ द वुड जो NBFC कंपनीज, उस पर अभी भी सवालिया निशान है। लिक्विडिटी क्राइसिस कंटिन्यू होती हुई और उसका इंपैक्ट आपको डिसबर्समेंट्स और लोन ग्रोथ दोनों में नजर आएगा। AUMs गिरे हैं तिमाही दर तिमाही, ईयर ऑन ईयर। बैलेंस शीट पे लोन बुक रिड्यूस हुई है तिमाही दर तिमाही, ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दबाव में तिमाही दर तिमाही, ईयर ऑन ईयर। इस तरह का परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं सब बिगड़ा है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। ग्रॉस स्प्रेड्स इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी वेल कैपिटलाइज्ड है, 26% का Tier 1 रेशियो लेके बैठी हुई है। और कॉन कॉल में इस कंपनी ने हाईलाइट करा है ग्रोथ गाइडेंस को लेकर कि वो आप फुल्ली बैक हैं ग्रोथ मोड पर और अपने डिसबर्समेंट रन रेट पे जल्द वापस पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो अब इस समय तो खैर उन नंबर्स पर रिएक्शन होना चाहिए, और वो दिक्कतें NBFCs को लेकर वो अभी भी हॉन्ट कर रही हैं इन कंपनीज को। तो ये इंडियाबुल्स हाउसिंग थोड़े नंबर ढीले नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं सुमित?
देखिए या तो न्यूट्रल है या फिर डाउनवर्ड साइड पे वो भी टारगेट्स देख रहे हैं। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने न्यूट्रल कॉल मेंटेन कर रखे, हालांकि टारगेट्स को रिड्यूस किया है, 1000 से घटा के 800 रुपए के टारगेट्स क्रेडिट स्विस देख रहे हैं नंबर्स को लेकर। एनआई डिक्लाइन और एनआईएम की जो एक्सपेक्टेशन थी करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास डिक्लाइन होने की ये बात कही थी, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिटोरिएशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी फ्रंट पर कंफर्टेबल है, जैसे आशीष कह भी रहे थे, कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो कंफर्टेबल जोन में है और उनका भी मानना है कि लिक्विडिटी सिचुएशंस कंफर्टेबल जोन में, लेकिन एस्टिमेट्स को उन्होंने थोड़ा सा करीब घटाया है, 13 से 16% के आसपास रिड्यूस किया गया है। मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट है इंडिया बुल्स हाउसिंग पे, उनका भी करीब 600 रुपए का एक टारगेट आ रहा है, अंडरवेट रेटिंग है। सीएलएसए ने हालांकि बाय मेंटेन रखा है 920 के टारगेट्स के लिए, लेकिन उनकी जो कमेंट्री है वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे, उनका मानना है कि डिसअपॉइंट हुए हैं वो नंबर्स को देखकर, रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसे स्लोली अपडेट होते हुए देखकर, और डिसबर्समेंट के अंदर ग्रोथ जरूर देखने को मिली, लेकिन अभी भी उस स्पेस पे नहीं है जो ये अनुमान लगा रहे थे। तो मेजरली या तो न्यूट्रल या फिर नेगेटिव साइड पर इसकी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठीक बात है बाप, तो इस पर भी आज रहेगी नज़र। डॉक्टर साहब इसका दिखाइएगा पिछले 1-1.5 महीने का चार्ट, क्या ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखने को मिली जब खबरें आ रही थी और हम आपसे कह रहे थे देखिए कि आने वाली हैं अनाउंसमेंट्स कि लक्ष्मी विलास बैंक के साथ इनका विलय होने वाला है, और जिस दिन से देखिए न्यूज़ आई है उस दिन से हम कह रहे थे निकल जाइएगा इस स्टॉक से, बहुत अच्छी तेज़ी हो चुकी है। और देखिए इसने किस तरह का करेक्शन दिखाया, ये जो आप पीक देख रहे हैं ना वहाँ से देखिए नीचे फिसले, 6 रुपये से ज़्यादा की कमज़ोरी इसमें देखने को मिल चुकी है ऊपरी स्तरों से, और अब नतीजे भी आ चुके हैं। हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब भी अब जुड़ चुके हैं। दीवान साहब, कैसे देखते हैं आप इंडिया बुल्स की हाउसिंग की इस स्टोरी को, और क्या राय है नतीजों के बाद? कल सुबह भी हम लोग को जो थोड़ा सा अंदेशा इस टाइप का लग रहा था कि रिजल्ट्स में कोई खास स्ट्रेंथ तो नहीं आएगी, और वही हुआ है। रिजल्ट्स ऐसे कोई, और खासकर इस कंपनी से उम्मीद हमेशा इतनी बनी रहती है, इसको वैल्यूएशन इतना मिलता था कि कहीं भी रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत वीकनेस आए तो वो पिटाई के मतलब लायक हो जाती है चीज़ कि भाई ये मिसमैच हो गया। दूसरी चीज़ रही जो स्टोरी की, जो आपने कहा, तो स्टोरी असली तो इसमें वो मर्जर की है, लक्ष्मी विलास बैंक पर। हाँ, मतलब अगर ये नहीं होता तो फिर ये स्टॉक के लिए एज एन एनबीएफसी मार्केट में जूझना, मार्केट शेयर रिटेन करना, ग्रो करना और इस टाइप के उम्मीदों से ये थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। अगर वो बैंक बनने का उनको एक विस्तार करने का वो मिल जाता है तो अगले 1-1.5-2 साल उसी में लगे रहेंगे तो अलग प्रोफाइल हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो इसको आप एज एन एनबीएफसी कैसे इसका आंकलन करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा नेगेटिव व्यू के साथ हो जाएगा। बट आई थिंक इट इज स्टिल सम टाइम। वो मर्जर की अनाउंसमेंट, न्यूज़ फ्लो कैसा है उसको थोड़ा सा करके करें। आज स्टॉक थोड़ा दबाव में तो जरूर है। जी, दबाव में रहेगा, ये प्रकाश जी की टिप्पणी है इस स्टॉक को लेकर। लेकिन थोड़ा सा M&M फाइनेंस के नतीजों के बारे में बात करते हैं। आशीष, नंबर कैसे रहे, और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, स्पेशली जरा AUM पे हाईलाइट कीजिएगा, जो AUM है उनकी दशा दिशा कैसी रही इस बार? हाँ, तो कहीं धूप और कहीं छांव है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो डिसबर्समेंट्स डिक्लाइन हुए हैं साल दर साल और तिमाही दर तिमाही, पर शार्प इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी में और एक तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है AUM ने, जिसने अर्निंग्स को इस क्वार्टर में ड्राइव करा है। तो पहले हेडलाइन नंबर्स, NII में 28-29% का उछाल, एग्जैक्टली इन लाइन जो हम लोग कल पोल हाईलाइट कर रहे थे। मुनाफा जरूर अहेड ऑफ एस्टिमेट्स है, 87% का जंप देखने को मिल रहा है। उम्मीद थी बाजार की 400-405 करोड़ का मुनाफा आएगा, 588 करोड़ रुपए का इस कंपनी का मुनाफा आया है। AUM जिसकी आप बात कर रहे थे, 27% का साल दर साल उछाल वहां पे देखने को मिल रहा है, और लास्ट 12 क्वार्टर्स के हायर साइड पे आपको ये AUM का ग्रोथ देखने को मिलेगा। कल हम लोग मेंशन कर रहे थे कि Q4 टिपिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के लिए एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आज से एक इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है, और ग्रॉस एनपीए में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है 180 बेसिस पॉइंट्स का। 7.7% लास्ट क्वार्टर में GNPA वहां से रिड्यूस होकर 5.9% पे पहुंचे हैं। तो एसेट क्वालिटी फर्दर इंप्रूव हो रही है, और खास तौर पे हाउसिंग सब्सिडरी वहां की एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट से इंपैक्ट आप देख रहे हैं। तो मोटा मोटी ओवरऑल नंबर स्ट्रांग है, आज स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा इन नंबर्स पर। और कल भी देखिए जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी, और हम सुबह सवेरे कह भी रहे थे कि अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। 2-2.5% की मजबूती के साथ इस शेयर ने समाप्ति भी दी। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं वास्तव में?
स्ट्रांगली यहाँ पर भी बैट कर रहे हैं इसके अच्छे नंबर्स को लेकर। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, 525 रुपए के टारगेट्स क्रेडिट स्विस देख रहा है और कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग है। उनका मानना है कि जिस तरह की एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट आया है उन्हीं के आधार पर ही नंबर्स के अंदर एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि ईपीएस को थोड़ा सा घटाया लेकिन वो स्लाइटली है 3 से 4% का, जो कि FY 2021 की ईपीएस है, तो बहुत ज़्यादा उसका इंपैक्ट शायद ना आता हुआ दिखाई पड़े। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सभी NBFC स्पेस में वेल पोजीशनड है, जो कि अपनी रकम को आसानी से उठा सकती है, तो इस लिहाज से भी इसको बेहतर माना जा रहा है। एक रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की भी है M&M फाइनेंशियल को लेकर। उन्होंने टारगेट्स नहीं दिए लेकिन ये जरूर कहा कि शेयर के अंदर अगले 60 दिनों तक एक रिलेटिव मूवमेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओवरवेट रेटिंग जो है वो मेंटेन रखी है और उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, स्ट्रॉन्ग अर्निंग की जो पॉसिबिलिटीज है गोइंग फॉरवर्ड, उसको नकारा नहीं है, उसको जताया है आने वाले समय के लिए। जी, तो देखिए जो सुमित ने बात की ना भी यहाँ पे कि अगले कुछ दिनों तक एक सब्सटेंशियल मूव एज पर द सेक्टर आ सकता है। और देखिए ये चार्ट बड़ा वेल प्लेस्ड है। आप एक बार जरा चार्ट देखिए, डेली चार्ट्स इसके। हेमंत, 2 दिन के वॉल्यूम्स अगर आप देखें, पिछले 2 दिन के वॉल्यूम्स, यानी इस नंबर का आभास स्ट्रीट को कहीं पे था। पिछले 2 दिन के वॉल्यूम्स अगर आप पिछले 1 महीने के वॉल्यूम्स को देखें तो उसके ऑलमोस्ट ट्वाइस थे। राजेश, इसका मतलब क्या है कि ये आने वाले कुछ सेशंस में 460, 470 और इवन 480 को अप्रोच कर सकता है क्या, जिस तरीके से बेस पे बहुत स्ट्रांगली बैठा था ये स्टॉक? सर्टेनली वीरेंद्र, इनफैक्ट बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन है, अच्छा पिक है। और जिस तरह से इसका पैटर्न अनफोल्ड हुआ है, जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, आप एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कह सकते हैं, जहाँ पे 5th वेव कंप्लीशन होता है, यानी ई वेव के बाद जो अप मूव रिज्यूम होता है, वो मुझे लगता है कल हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि वीरेंद्र जब भी ये नीचे आएगा, यानी 420, 25 ये इसका बेस होगा, तो एक्यूमुलेशन इज स्ट्रैटेजी। आपने जो टारगेट दिया वो भी सही है, करीबन 470 to 480 ये इसका इमीडिएट रेंज दिखता है। लेकिन मुझे इन पर्टिकुलर लगता है कि जिस तरह से इसका पैटर्न अनफोल्ड होते जाएगा, वैसे वैसे हम उसको टारगेट को रिवाइज करते जाएंगे। लेकिन एट द टाइम बिंग मुझे लगता है अगर 433 के आसपास, अगर जो कि कल का क्लोज है, अगर लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस रखे 422 का, लॉन्ग करे। आज के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 452 का। 452 का रेजिस्टेंस, 422 का स्टॉप लॉस। ये रहा M&M फाइनेंशियल्स पर। लेकिन बहुत सारे नतीजे देखिए, कल बाजार जब कारोबार कर रहा था तब भी आए थे। मिसाल के तौर पर अल्ट्राटेक, और अल्ट्राटेक के नंबर्स के बाद तो क्या ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली उस स्टॉक में देखने को मिली। ACC के नंबर्स के बाद लोग थोड़े मायूस हो गए थे, लेकिन अल्ट्राटेक ने देखिए पूरी जो तेजी है देखिए आपकी स्क्रीन पर कल देखने को मिली। अच्छे नंबर्स आए, 4-4.25% भागा भी है स्टॉक का। और मेरे ख्याल में ग्रासिम में भी थोड़ी रैली देखने को मिली। डायरेक्टर साहब एक बार ग्रासिम का स्टॉक पे दिखाइए, क्योंकि उनके पास भी अल्ट्राटेक के शेयर्स हैं। ग्रासिम में भी देखिए थोड़ा मूव आया है 1-1.5% का। लेकिन अल्ट्राटेक का और बाकी दूसरे स्टॉक्स जिनके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ निकल कर आए, बताइए सुमित। देखिए अल्ट्राटेक की सही शुरुआत कर लेते हैं। इनफैक्ट ये अनुमान भी हम लगा रहे थे कल सेकंड हाफ में कि अच्छे नंबर्स के बाद ब्रोकरेज के अपग्रेड्स आएंगे, और वही आता हुआ दिखाई पड़ा। डॉइचे बैंक की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग है 4815 उन्होंने टारगेट दिया है, जो कि 4575 से बढ़ा कर आया है। इसके अलावा नमूरा 4400 का टारगेट दे रहा है, और CLSA सबसे बुलिश है, 5270 रुपए के टारगेट CLSA की तरफ से आए हैं। पहले अल्ट्राटेक पे जो डॉइचे बैंक का तथ्य है वो ये कहते हैं कि अभी भी जो सीमेंट की साइकिल है वो अपसाइड पे ही रहेगी, और एक अच्छे नंबर्स हैं। उन्होंने पॉजिटिव मार्जिन को जो है वो मेंटेन किया है, और ये शायद आगे आने वाले समय में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। नमूरा ने माना है कि जो सीमेंट की अपसाइकिल थी, जिनको वो बिलीव कर रहे थे, वो अभी भी उसी के साथ जाएंगे। उनको आगे भी अच्छे अपसाइड दिख रहे हैं सीमेंट स्पेस के अंदर। डिमांड काफी मजबूत रहने वाली है, और साथ साथ रियलाइजेशन फर्दर इंप्रूव होंगे अगले फाइनेंशियल ईयर तक आते आते। और सबसे इंपॉर्टेंट CLSA, जिसने सबसे मजबूत टारगेट दिए, 5000 से बढ़ा के 5270 के टारगेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि FY 19 का एंड काफी स्ट्रांग है, और अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जो है उसके लिए कमेंट्री काफी पॉजिटिव आ रही है। कंपनी अपनी कॉस्ट के रिडक्शन में लगातार कामकाज कर रही है, और इलेक्शन का आउटकम और मॉनसून किस तरह का रहता है, ये 2 चीजें जरूर नजर रखनी होगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट हेक्सावेयर को लेकर भी आई है। हेक्सावेयर पे हालांकि सभी की रिपोर्ट जो है नेगेटिव साइड पर है। नमूरा ने रिड्यूस कॉल रखी है, 325 रुपए के टारगेट दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट रेटिंग दी है 350 के टारगेट्स के लिए, और मैक्वेरी भी आउट परफॉर्म रेटिंग हालांकि रखी है 460 के टारगेट्स के लिए, लेकिन कमेंट्री वीक है इनकी भी। सबका यह मानना है कि सीजनली वीक क्वार्टर है, हेक्सावेयर ने ज्यादा वीक परफॉर्मेंस दी है, एट्रिशन थोड़ा हायर साइड पर आया है, और बहुत ज्यादा डील इनफ्लोज नहीं आते हुए दिखाई पड़े जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। तो यहां पर थोड़ा सा प्रेशर शायद क्रिएट हो सकता है। और आखिरी में एक रिपोर्ट ICICI प्रूडेंशियल पर CLSA की आई है। उनका मानना है कि बाय रेटिंग मेंटेन रखेंगे, टारगेट्स को रिवाइज किया गया अपवर्ड साइड पे, 450 से बढ़ा के 475 के टारगेट्स यहां पे दिए गए हैं। और साथ साथ जैसे जैसे जो प्रीमियम की ग्रोथ हो रही है, नए नॉर्म्स आ रहे हैं, वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अवेयरनेस बढ़ना, Tier 2 Tier 3 सिटीज में जाना, वो इन कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव रह सकता है।
तो अगर आप देखें ये कुछ हाउस व्यूज थे नतीजों के बाद। हेमंत, जो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात आपने छेड़ी ना, मैं जी। अल्ट्राटेक सीमेंट जिसने कल इस ब्रेकआउट में अहम भूमिका निभाई और निफ्टी के पुलबैक में, एक बात कहना चाहूंगा यहां पर, पिछले 2 साल का ये अल्ट्राटेक सीमेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था और पिछले 1 दशक का यानी पिछले 10 साल का चौथा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे। यानी इस अर्निंग्स और इस नंबर को बाजार ने बहुत रिस्पेक्ट दी है। और एक और चीज, कल कुछ पेंदी के लोटे भी थे अगर इस आप स्पेस में देखें, जो कि एसीसी के साथ दुड़क गए और अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ चल गए। ठीक बात है। अब आप देखिए उसमें इंडिया सीमेंट्स, आप कल इसका चार्ट देखिए। राजेश, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप अल्ट्राटेक सीमेंट पे? नहीं नहीं, वो लोटे वाला मुझे अच्छा लगा। वो बिना सही था। पेंदे के लोटे। नहीं, हमने कल भी यही बात की थी कि एसीसी अपने साथ और 2-3 को लेके जाएगा और वही हुआ और अल्ट्राटेक ने डेफिनेटली सपोर्ट किया। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट, मुझे लगता है देखिए अल्ट्राटेक एक अच्छा काउंटर है आउट ऑफ ओवरऑल सीमेंट पैक, जिसके साथ अगर आप ग्रासिम को भी जोड़ो तो एक बढ़िया काउंटर है। बट अल्ट्राटेक में जिस तरह से कल हरकत देखी, जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखा, जिस तरह से आपको देखिए ओपन इंटरेस्ट में कल लगभग करीबन 18% का इजाफा हुआ, जिस तरह से प्राइस एक्शन था, मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट देगा। अगर आप टेक्निकली इसको देखें तो एक फॉलिंग चैनल रेजिस्टेंस बनता है करीबन 44-35 के आसपास। अगर आज लेकिन जिस तरह से ट्रैक्शन है, मुझे लगता है अगर छोटा मोटा डिप भी आता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा मेरा 43.20 का। 44.40 ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर चला जाता है तो मुझे लगता है वीरेन इन दैट केस ये नया 52 वीक हाई की तरफ जाएगा। अगर मैं गलत न हूँ तो ये करीबन 46-47 का जो इसका जो पोजिशनल टारगेट है पोस्ट ब्रेकआउट, ये अनफोल्ड करेगा। तो अल्ट्राटेक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखे, स्टॉप लॉस मेंटेन करे 43.20 का। बिल्कुल, देखिए 44.93 हमारे डायरेक्टर साहब ने तुरंत दिखा दिया। ये वो स्टॉक है जो अपने करीब भाव से 100 रुपये और बढ़ेगा तो 52 वीक हाई लगा लेगा और 100 रुपये बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल ये देखिए 200 रुपये की बढ़त स्टॉक में देखने को मिली है, तो अपने हाइज लगाने के बेहद करीब ये स्टॉक नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे साथ अब कॉन्टैम्प के शुभम अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब बताइए क्या व्यू है मार्केट पर। सबसे पहले हम अपनी एक पोल कर रहे थे जिसमें दिख रहा है कि 11,730 से 11,760 तक लोग मान रहे हैं कि एक्सपायरी हो सकती है। आपका क्या मानना है? गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी का हम डेटा देखें ये वीक का, तो मुझे भी लगता है कि निफ्टी के पर्सपेक्टिव से 11,750 का ही वो लेवल है जहाँ पे राइटर्स का सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा, जिसको मैक्स पेन लेवल भी बोलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ये एक्सपायरी है वो उसी लेवल पे होना चाहिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को देखें तो मुझे लगता है कि रिलेटिवली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्सपायरी होने की काफ़ी अच्छी यहाँ पे चांसेस बनती जा रही है और वहाँ पे जो डेटा कोइंसाइड हो रहा है वो 30,000 के आसपास या उसके ऊपर का है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही इंडाइसेस मार्जिनली पॉजिटिव है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे अगर कोई बेट लेना है तो हमें बैंक निफ्टी में आज एक इंट्राडे बेट लिया जा सकता है, बिकॉज वहाँ पे 160 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेटली मूवमेंट एटलीस्ट मुझे लगता है आता हुआ दिखेगा। तो अगर ये ट्रेड हमें करना है तो एक हम बुल कॉल स्प्रेड भी आज के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें 29,800 का कॉल ऑप्शन हम खरीद सकते हैं और वही सामने 30,000 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। तो रफली 80 रुपये के आसपास का भी स्प्रेड है उस, और 40 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 160 रुपये तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो ये एक बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी में मुझे लगता है इनिशिएट करना चाहिए एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से। तो ये तो बात हुई एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से बैंक निफ्टी को बुल कॉल स्प्रेड के हिसाब से प्ले करना। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपके कौन से स्टॉक्स हैं? हेमंत 2 स्टॉक है और दोनों ही खरीदारी की तरफ है। तो पहला जो है वो आईसीआईसीआई बैंक, बिकॉज बैंकिंग की हमने बात की कि बैंक में रैली होगा, तो उसमें मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक एक बड़ा परफॉर्मर हो सकता है। और अगर हम ये स्टॉक को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर हमेशा से रहा है और अभी सपोर्ट से कल एक रिवर्सल देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्दर और लॉन्ग बिल्ट होता हुआ दिखेगा। तो 400 का कॉल ऑप्शन, बट ये मैं मई एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अगर 1-2 दिन का समय भी लगे तो भी हमें ये ट्रेड को होल्ड करना है। तो मई एक्सपायरी का 400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदें। 26 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 14 रुपये का। और दूसरा जो कॉल है वो है टेक महिंद्रा पे। पूरा अगर हम आईटी स्पेस को देखें तो आईटी स्पेस में काफ़ी अच्छा एक सेक्टरल मूव देखने को मिला है और उसमें अगर हम टेक महिंद्रा को देखें तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब जा करके यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और ये पूरे कंसोलिडेशन में काफ़ी लॉन्ग भी बिल्ट हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल ये जो डेटा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी मई एक्सपायरी का 820 का कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे।
₹42 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 22 रुपए का। ऑलराइट, तो ये हैं वो कॉल ऑप्शंस जो आप खरीद सकते हैं टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक का, इनमें तेजी का ध्यान है। शुभम जी का प्रकाश जी से भी पिक्स पूछेंगे, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते आते देश के लिए जितनी स्वस्थ सरकार जरूरी है उतना ही जरूरी है नागरिकों का स्वास्थ्य भी। जी हाँ, इसी सिलसिले में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नेटवर्क 18 और SII के साथ स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया पर फोकस हम कर रहे हैं। देश में हर साल टीकाकरण पूरा नहीं होने से करीब 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है और हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को सभी टीके समय पर ज़रूर लगवाएं। इसीलिए आज ही हमारे इस कैंपेन के साथ आप जुड़िए और सुनिश्चित करिए कि एक स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया हम बनाने जा रहे हैं।